यूएस और ईरान की जंग में एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। यूएस ने ईरान के एक क्रिटिकल जजीरे खार्ग आइलैंड पर एक ज़बरदस्त अटैक किया है और इस आइलैंड की बात करें तो ये बहुत सी एनर्जी सप्लाईज को कैटर करता है ईरान की तरफ से। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इस जंग के हवाले से मजीद डेवलपमेंट्स क्या चल रहा है यूएस और ईरान के दरमियान, ईरान ने क्या नए मूव्स खेले हैं, यूएस इस मूव के जरिए ईरान को किस तरह क्रिपल करना चाहता है और चाइना यहाँ पर किस तरह मजीद रेलिवेंट होता जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। पिछले 6-7 दिनों में हमने कोई नई वीडियो अपलोड नहीं की। इसकी वजह यह थी कि मैं चाइना में एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मौजूद था और वहां पर बहुत से साउथ एशिया के जो इमर्जिंग लीडर्स हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई। उसकी भी दास्तान इंशाल्लाह जल्द आपके सामने रखेंगे। लेकिन आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। यूएस और ईरान के दरमियान जो कुछ चल रहा है, अब बड़े इंटरेस्टिंग मूव सामने आए हैं दोनों साइडों की तरफ से। मैं थोड़ी बहुत न्यूज़ फॉलो कर रहा था पिछले वीक में और उसमें ये भी चीज समझ आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो एडवाइजर्स हैं, जो बड़े अमीर लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि जंग का खात्मा हो। वो कह रहे हैं कि भाई ऐलान करो कि हम जीत गए हैं और निकलो यहां से। यूएस की स्टॉक मार्केट से तकरीबन $2 ट्रिलियन वाइप आउट हो गए हैं पिछले 2-3 हफ्तों में। $2 ट्रिलियन, मतलब ये कोई जंग इनको सस्ती नहीं पड़ी। मैसिव इसके नुकसानात नजर आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के जो अमीर एडवाइजर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो कह रहे हैं पायन निकलो इस जंग तो। और डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसे लग रहा है कि उनका दिल कर रहा है कि वो विक्ट्री अनाउंस करें और निकल जाएं यहाँ से, क्योंकि उनके लॉसेस बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं। एक तो हमने टैक्टिकल लॉसेस आपको इन वीडियोस में बताए थे जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहे हैं, यानी जो उनका पैसा खर्च हो रहा है उनके इंटरसेप्टर्स का, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स का, जो ईरान के ड्रोन्स को रोकने के लिए, बल्कि अब उनकी जो मार्केट्स हैं वो क्रिपल हो रही हैं। और आप देखें जिस तरह एनर्जी सप्लाई लाइन्स को रोका जा रहा है, वो भी एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से सबके कान खड़े हो गए हैं। और ईरान की भी जो स्ट्राइक्स हैं इनके एलाइज पर, इनकी बेसिस पर वो जारी हैं। और अभी हमने देखा है कि बगदाद में जो यूएस की जो एम्बेसी है उसको हिट किया गया है ईरान की जानिब से। अब यहाँ पर इन्होंने क्या मूव किया है, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने, इन्होंने ईरान के एक बहुत ही क्रिटिकल जजीरे खार्ग आइलैंड, जो कि ईरान के बहुत करीब है, 22 स्क्वायर किलोमीटर लंबा है ये जजीरा। यहाँ पर ईरान क्या करता है कि ज़्यादातर अपनी जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं, यानी जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, उनको इधर प्रोसेस करता है। यहाँ पर वो सारी प्रोडक्शन होती है और फिर एक्सपोर्ट्स के लिए वो तैयार होती हैं। तो ईरान की इकोनॉमी के लिए ये जजीरा एक बैकबोन की हैसियत रखता है। और यहाँ पर अब इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि हमने यहाँ पर स्ट्राइक्स की हैं और कंप्लीटली तबाह बर्बाद कर दी है। लेकिन अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ पर ईरान की प्रेजेंस मौजूद है, कंप्लीटली नहीं लेकिन स्ट्राइक्स ज़रूर की हैं यूएस ने। और ईरानियन मेन लैंड से ये सिर्फ 15 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि अभी हमने इस जजीरे को कंप्लीटली वाइप आउट करने का प्लान नहीं बनाया, लेकिन अगर ईरान बाज ना आया तो हम इसको तबाह बर्बाद कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसा बॉम्ब गिरा सकते हैं जिससे ये पूरा जजीरा ही तबाह बर्बाद हो जाए, क्योंकि डेफिनेटली यूएस के पास वो कैपेबिलिटी तो है, क्योंकि जजीरा ज़्यादा लंबा नहीं है, उसमें वो जिस तरह के वो बॉम्ब्स मार सकते हैं, तो उसकी पूरी साख्त है वो तब्दील कर सकते हैं, उसको तबाह बर्बाद कर सकते हैं, जिससे ईरान की इकॉनमी को एक बहुत बड़ा सेटबैक मिल सकता है, बल्कि काफ़ी बड़ा। और यहाँ पर उनका ईरान से क्या मुतालबा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी बदमाशी बंद करो। ईरान ने यहाँ पर यूएस और इनके एलाइज के लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया है। और ये तो हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किसी हद तक बंद किया हुआ है और वहाँ पर इनकी उजारादारी है, वो शिप्स को गुजरने नहीं दे रहे। और इंटरेस्टिंग मूव सामने आए हैं। जो यूरोपियन ममालिक हैं, इटली, फ्रांस, वो ईरान से मिन्नतें कह रहे हैं कि यार हमें ये गुजरने दो। और ईरान का यहाँ पर एक नया मूव सामने आया है। ईरान ने कहा है कि यहाँ पर अगर जिस कश्ती ने गुजरना है तो वो सिर्फ इस सूरत में गुजरेगी कि अगर वो चाइनीज करेंसी का इस्तेमाल करती है ऑयल की ट्रेड में इस रीजन में। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव सामने आया है ईरान का और ये हमें बताता है ईरान और चाइना की जो बैकडोर अंडरस्टैंडिंग्स है, जो इनकी दोस्ती है। और दूसरी तरफ हमने चाइना का एक बहुत बड़ा खैर सगाली जेस्चर देखा है ईरान की तरफ। उन्होंने ये कहा है कि जितने स्टूडेंट्स इसमें शहीद हुए हैं ईरान के, उनके वालिदैन को वजीफे दिए जाएंगे, उनकी फैमिलीज को, और तकरीबन $2 लाख तक ये चाइना ने ऐलान किया है।
इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड की बात करें तो वो सारी डॉलर में होती है, सिवाय रशियन ऑयल ट्रेड के जो वो इंडिया और चाइना को बेचते हैं, वो लोकल करेंसी यानी युआन या फिर रूबल में होती है। लेकिन यहाँ पर इस पैसेज से जितनी भी ट्रेड होती है वो यूएस डॉलर्स में होती है और ईरान ने कहा है कि आप युआन का इस्तेमाल करें यानी चाइनीज करेंसी, तब जाकर हम आपको गुजरने देंगे। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है जो कि यूएस डॉलर हेजीमनी को अंडरमाइन कर सकता है। और बाज़ औक़ात हिस्ट्री में इस तरह की छोटी डेवलपमेंट्स किसी बड़े आउटकम का सबब बनती हैं। यानी यहाँ पर अगर ईरान एक प्रेसिडेंट सेट कर देता है, ईरान और चाइना, कि युआन की ट्रेड होगी, तो अगर वॉर टाइम सिचुएशन में आप इसको एग्जीक्यूट कर लेते हो तो आप नॉर्मल सिचुएशन में भी उसको नॉर्मलाइज करने की जानी बढ़ सकते हो। यानी एक आगाज शुरू हो जाएगा कि चाइनीज करेंसी में ट्रेड की जाएगी, यानी एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होगी। ये नहीं है कि सिर्फ चाइनीज में ही होगी, मतलब अगर कंट्रीज करेंगे वापस, अगर यूएस ट्रेड यूएस डॉलर में करेंगे तो उनके पास ये भी ऑप्शन होगी कि वो चाइनीज करेंसी का भी इस्तेमाल किसी भी वक्त कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो गया होगा। क्योंकि अभी जो सारा जो ग्लोबल सिस्टम है वो डॉलर बेस्ड है। अभी कंट्रीज को आदत भी नहीं है चाइनीज करेंसी इस्तेमाल करने की, और शी जिनपिंग की पूरी कोशिश है कि इसको अडॉप्ट किया जाए। अपनी जो इनकी करेंसी है, जो आसपास के ममालिक हैं, जो एशियाई ममालिक हैं, वो आरएमबी का इस्तेमाल करें, चाइनीज करेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दें। तो वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये मूव पता लगता है हमें इससे कि चाइना और ईरान कितना क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुंह बोलता सबूत है। और ये तो हमने रशिया यूक्रेन जंग के बाद भी देखा था कि जितनी सैंक्शंस इन्होंने रूस पर लगाई, उसका जहां रूस को नुकसान भी हुआ, लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि नई ओपनिंग्स और नए नए तरीके उनके लिए खुल गए, नई मार्केट्स खुल गई। इंडिया और चाइना ने ज़्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया और लोकल करेंसीज का इस्तेमाल किया, जिससे रूस की इकॉनमी चलती रही। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है डोनाल्ड ट्रंप के खार्ग आइलैंड पर हमले के हवाले से, जो ईरान की एनर्जी जो फैसिलिटीज़ हैं उन पर हमला शुरू कर दिया है। अब मैं बहुत से ये तज्ज़िये पढ़ रहा था, इसमें कुछ जो इनके अपने जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि यहाँ इनकी डेस्परेशन नज़र आती है यूएस की, कि अब वो इकोनॉमिक वॉरफेयर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब एक किस्म की वही टैक्टिक्स जो ईरान ने इनके खिलाफ इस्तेमाल किए, ये ईरान के खिलाफ अब इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि इनके जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं उन वहाँ पर मतलूबा नताइज नहीं मिले। मतलब इनकी कोशिश थी कि जी टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, मिलिट्री टारगेट्स को ख़त्म कर दिया, IRGC की फैसिलिटीज़ को उड़ा दिया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बमबारी कर दी, ईरान डिसमेंटल हो जाएगा। लेकिन ईरान ने ये शो कराया है, वो उन्होंने एक रेजिलियंस शो कराई है। और ये हम आपको 2-3 साल से ही बता रहे थे कि ईरान में डेप्थ बहुत ज़्यादा है, ईरान का करैक्टर मजबूत है, ईरान की जो लीडरशिप है उनको पता है कि ज़ख्म खाने के बाद कैसे वापस खड़ा होना। अभी आपने वो फुटेज देखी है उनके सदर की, मसूद पेजेस्किन की, अली लारेजानी की, उनके फॉरेन मिनिस्टर की, वो किस तरह पब्लिक में फेरे हैं और पब्लिक उनकी जो बड़े बड़े एहतजाज निकाल रही है। इवन के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहे हैं लेकिन पब्लिक निकल रही है। पब्लिक ने वहां पर अभी अल कुद्स डे मनाया है और फलस्तीन से इजहार यकजहती की है उन्होंने। तो वो अपने वो दिखा रहे हैं कि हम बेखौफ हैं। वो बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए और उनके जो लीडर्स हैं जो अभी वहां पर मौजूद हैं वो भी अवाम के साथ हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है ईरान की लीडरशिप और ईरानियन करैक्टर कि उसको हराना इतना आसान नहीं है। एक तो उनकी जो ज़मीनी उनकी डेप्थ है, जो उनके जियोग्राफिकल लेवरेजेस हैं, और दूसरा उनकी अपनी डेप्थ, उनकी अप्रोच में जो मजबूती है, उसकी वजह से इनको गिराना इतना आसान नहीं है। और अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि यूएस के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी ये सोच रहे हैं कि ऐलान करें कामयाबी का और निकल जाएं। मतलब अब यहाँ पर इन्होंने कुछ बड़ा दिखाना है अपनी आवाम को, इसलिए B-52 बॉम्बर्स का भी अब इस्तेमाल करें, कुछ बड़ा करके दिखाना है। और इनका यही होता है कि जब इनको कुछ समझ नहीं आती तो ये बमबारी करते हैं। अब इजराइल को भी देखें वो क्या कर रहा है, वो लेबनान को इस वक्त गजा बना रहा है, बंदे पे बंदा वहां पर मार रहा है, 7 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं और एग्जैक्ट सेम स्ट्रेटजी नजर आ रही है। और ये इस अलायंस का हमें ये अप्रोच नजर आती है कि जब समझ नहीं आती तो आम पॉपुलेशन को तंग करते हैं, उन पर बमबारी करते हैं। जब इनको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स इनके नहीं इनको अचीव होते तो ये फिर पूरे मतलब क्योस क्रिएट करते हैं, बमबारी करते हैं। ये इनका आखिरी इनका हल होता है। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही करना है कि जी बमबारी, हमारे बॉम्बर्स बड़े अच्छे हैं, हमारा ये बहुत अच्छा है, हमारी जो एयर सुपीरियरिटी है। इसके अलावा इनका ये भी इससे पता चलता है कि लैंड वॉरफेयर में इनको वो एज नहीं है
और जिस तरह तालिबान ने 20 साल बाद वापस इनसे इक़्तिदार छीना, इससे हमें ये पता चलता है कि ज़मीनी जो जंग है उसमें इनका जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो लोकल फोर्सेस हैं उनको एक एज हमेशा रहता है, और वो भी अगर लोग हों अफ़गान जैसे या फिर ईरानियंस जैसे, वहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नज़र आता है रेजिस्टेंस के हवाले से। तो इसलिए ये यूएस की डेस्परेशन को शो करता है इस जजीरे पर हमला करना, क्योंकि ये समझ रहे थे कि ये बहुत जल्द ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। ईरान इनकी कॉस्ट ऑफ वॉर को बढ़ाता चला जा रहा है और ये इन्हें बखूबी अंदाज़ा हो रहा है। और दूसरा, इनकी जो रजीम चेंज के ख्वाब थे वो भी पूरे नहीं हुए। अगर आप किसी सिस्टम के अंदर एक लीडर को ख़त्म कर देते हो तो वो रजीम चेंज नहीं होता। रजीम चेंज होता है जब आप सिस्टम का तख्ता उड़ते हो, जब आप सिस्टम को चेंज करते हो, या अगर कहीं डेमोक्रेसी है तो एक पॉलिटिकल पार्टी को हटाकर ज़बरदस्ती दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को लाते हो अवामी उमंगों के ख़िलाफ़, या फिर पूरे सिस्टम को ही आप तब्दील कर देते हो, वो रजीम चेंज होता है। यहाँ पर अभी वही सिस्टम चल रहा है। IRGC उसी तरह इनको इंतबाह कर रही है। अली खामेनाई के बेटे अब सुप्रीम लीडर बन चुके हैं और अब वो ज़्यादा हार्ड लाइन अप्रोच के साथ अपने फैसले करेंगे, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली को यूएस ने कत्ल किया है, तो वो इसका बदला ज़रूर लेंगे। तो ये रजीम चेंज नहीं हुआ, सिस्टम मौजूद है, उनकी सोच मौजूद है और उनकी रेजिलियंस वहाँ पर मौजूद है, और वो सस्टेन कर रहे हैं और अभी भी यूएस को बड़े बड़े घाव दे रहे हैं। जैसे अभी रिपोर्ट्स आई हैं कि इराक के अंदर जो यूएस एम्बेसी है उसको टारगेट किया गया, और इसके अलावा 5 फाइटर जेट्स के गिरने की भी इतलात हैं। और इसके अलावा इराक के अंदर यूएस के एक एयरक्राफ्ट के क्रैश की भी इतला आई है, जिसमें 6 सर्विस मेंबर्स मारे गए हैं। इसके अलावा हमने ये भी इतलात देखी हैं कि यूएस के जो एयर फ्यूलिंग प्लेन्स हैं उनको भी टारगेट किया गया है, जो कि सऊदी अरब में एक एयर बेस पर मौजूद थे। और ईरान की ये जो सस्टेनेबिलिटी है, जो रेजिलियंस है, उसने शॉक किया है डेफिनेटली ईरान के दुश्मनों को, इजराइल को, यूएस को, कि दुनिया की सबसे बड़ी वॉर मशीनरी के सामने ये डटकर खड़े हुए हैं और उनको बड़े बड़े नुकसानात पहुंचा रहे हैं। ना सिर्फ मिलिट्री बल्कि इकोनॉमिक लॉसेस पहुंचा रहे हैं। इनका जो एनर्जी पैराडाइम है उसको अटैक करके, इससे ईरान को अपना भी नुकसान हो रहा है, लेकिन यूएस के और यूएस के पार्टनर्स का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और ये एक मैसेज दिया है ईरान ने कि अगर तुम यूएस की बेसिस को होस्ट करोगे तो तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे। इस वक्त आप यूएई में देखें जो पैनिक की सिचुएशन है, वहां पर इन्वेस्टर पैसा निकालने का सोच रहे हैं, और यूएई की जो गवर्नमेंट है वो बदले में एक्सट्रीम मेजर्स उनके खिलाफ लेने का सोच रही है, जो वहां से पैसा निकालने का सोच रहे हैं। मतलब वो उनकी जो बड़े अरसे से जो उन्होंने जो अपने ख्वाब दिखाए थे दुनिया को सिक्योरिटी के, स्टेबिलिटी के लिए, वो खत्म, वो चूर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने साथ दिया अमेरिका का, अमेरिका की इस एग्रेशन में उनको बेसिस देकर, जिसका ईरान ने उनको सबक सिखाया है। ईरान ने वहाँ पर मिसाइल मार के, स्पेशली ये यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन, यहाँ पर ईरान ने डिसाइसिव अटैक्स किए हैं और एक स्ट्रेटजी के तहत अटैक किए हैं, जिन्होंने इनको हिला के रख दिया इन अरब ममालिक को। जबकि सऊदी अरब ने यहाँ पर बेहतर डिप्लोमेसी की है और अपना किरदार एक अदा किया है पाकिस्तान के साथ मिलकर, और अपने ईरान से ताल्लुकात को किसी हद तक सिक्योर किया है। मतलब सऊदी अरब यहाँ पर चाहता तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा सकता था, लेकिन सऊदी अरब ने यहाँ पर बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया है, और इसमें डेफिनेटली पाकिस्तान ने भी एफर्ट्स किए हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और ईरान की भी बातचीत करवाई है और उसमें हमें कामयाबी मिली है। तो एक ये भी एनालिसिस सामने आ रहा है कि जहां पर यूएस को कुछ टेक्निकल कामयाबियां तो मिली हैं, जिस तरह जो इनकी जो फायर पावर है और एयर पावर है उसके जरिए ये तबाह बर्बाद कर देते हैं, लेकिन ये कामयाबियां इनकी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री में तब्दील नहीं हो रही, और इसलिए अब हम देख रहे हैं कि डेस्परेट मूव्स ले रहे हैं इन आइलैंड्स को अटैक करके। तो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के हवाले से चीजें बहुत क्रूशल हैं, और वॉर का ज्यादातर जो पूरा एंगल है उसी के गिर्द घूम रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ईरान कह रहा है हम नहीं गुजरने देंगे, हम लिमिटेड अपने पार्टनर्स को, दोस्तों को उनको गुजरने देंगे जो चाइनीज करेंसी में ट्रेड करेंगे, और यूरोपियंस ईरान के पास आ रहे हैं कि प्लीज हमें भी गुजरने दें। लेकिन यहाँ यूएस डेस्परेट मेजर के तौर पर खार्ग आइलैंड में अपने ट्रूप्स भी उतार सकता है, और अभी एक नई इतला के मुताबिक तकरीबन 2500 नए मरीन्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर इन पानियों में, जो कि सेंटकॉम की मजीद मदद करेंगे। इसके अलावा अमेरिका ने ईरानियन ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए 10,000 नए इंटरसेप्टेड ड्रोन्स भी मंगवा लिए हैं। हमने ये भी देखा था कि ईरान ने क्लेम किया है कि हमने यूएस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन, उसको निशाना बनाया है 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए, जिसकी अमेरिकन ने तरदीद की है।
एक चीज़ तो हमें क्लियर नज़र आती है इस जंग के बाद, जो जिस तरह वाक़यात आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ का बंद होना, इसकी वजह से पूरी दुनिया की जो एनर्जी सप्लाईज है वो मुतासिर हुई हैं और एक एक्सट्रीम दबाव हमें नज़र आ रहा है। इस वक्त $100 फी बैरल के बैरियर को क्रॉस कर चुकी हैं ऑयल की कीमतें, और इसी वजह से हम देख रहे हैं अब ऑयल महंगा होना शुरू हो गया है पूरी दुनिया में। और बहुत चंद ममालिक है जिनके पास तकरीबन ये 50 से 100 दिन के ज़खायर हैं, जिसमें चाइना और अमेरिका शामिल है। और रूस की भी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी बड़ी बेहतरीन है, वो खुद ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, अमेरिका भी खुद करता है, लेकिन चाइना ज़्यादातर ऑयल इम्पोर्ट करता है। चाइना को यहाँ पर मुश्किलात हो सकती हैं और ये भी इनके प्लान्स का एक पार्ट है कि चाइना की इकॉनमी को क्रिपल करना, और इसलिए हमें नज़र आती है चाइना और ईरान के दरमियान कोऑर्डिनेशन। और चाइनीज़ की भी यही थिंकिंग है, वो भी यही चाहते हैं कि ईरान एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस दिखाए और बैक एंड पे चाइना उनको जो हो सकता है, मतलब मॉरल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक सपोर्ट उनको प्रोवाइड करे। वो एक मुहावरा है ना कि आग है लगी बराबर दोनों तरफ, ये ज़्यादा इश्क माशूकी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर एक जंग की सिचुएशन है। और एक ये भी मुहावरा है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, यानी जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है और आग दोनों तरफ ही लगी हुई है। ये इश्क की आग नहीं है, बल्कि ये एक जंग की आग है, ये बदले की आग है, लेकिन ये आग कुछ गैर ज़रूरी भी है, जिस तरह अमेरिका को घसीटा गया इस जंग में। डोनाल्ड ट्रंप का मंशूर ये था कि हमने जंगें रुकवानी हैं, लेकिन यहाँ पर उनको ड्रैग किया गया है और उनकी इस वजह से जो पॉपुलैरिटी है उसमें कमी आ रही है। मतलब क्या जलील हो रहे हैं बुरी तरह से। ये कहते थे हमने जंगों से निकलना है, और अपनी पहली टर्म में इन्होंने बहुत सी अपने ट्रूप्स निकाले भी। इन्होंने अफगान तालिबान के साथ मुआहदा किया, इन्होंने सीरिया से ट्रूप्स निकाले, इन्होंने इराक से निकाले, लेकिन अब क्या हो गया? एक ईरान जो एक नया और सबसे मुश्किल टारगेट था, उस पर इन्होंने चढ़ाई करने का सोचा। ये इजराइल की ख्वाहिश थी, ये हम सब जानते हैं, ये इजराइल की ख्वाहिश थी कि अमेरिका को अपने फेवर में इस जंग में धकेलना, और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मजाक बन के रह गए। अब देखना यह है कि इनको ये जो मजाक इन्होंने किया है, अपनी पॉलिसी से हट के जो डिसीजन किया है, ये इनको कितना महंगा पड़ता है। ना सिर्फ ट्रंप मागा, बल्कि खुद अमेरिका को ये कितना बड़ा नुकसान देगा, और ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। एक अननेसेसरी वॉर में फाइनेंशियल टाइम्स क्या लिख रहा है वो आप जाके देखें कि कितना ट्रिलियंस का नुकसान हो रहा है और लोग खुश नहीं हैं। बिजनेस कम्युनिटी बिल्कुल परेशान है और वो ट्रंप को कह रहे हैं कि फाइन विक्ट्री का ऐलान करें और निकल आए यहाँ से, इस स्टुपिडिटी को बंद करें, ये हमारी जंग नहीं है। और दूसरी तरफ देखें, इस जंग की वजह से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक बार फिर एक्टिव हो चुका है, ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। लेबनान में जो हमने देखा था, हिजबुल्लाह ने एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट की थी, एक डेढ़ सालों में हसन नसरुल्लाह को भी टारगेट किया गया, तो ये ज़रा खामोश हो गए थे। तो अब एक बार फिर इनको एक्टिवेट कर दिया गया और हिजबुल्लाह भी रॉकेट दाग रही है इजरायली बॉर्डर पर। और उसका जवाब क्या कह रहा है इजराइल, किस तरह दे रहा है? पूरी लेबनान की पॉपुलेशन को कह रहा है कि तुम इसका खमियाजा भुगतोगे। हज़ारों में लोग उन्होंने मार दिए लेबनान में और लाखों में डिस्प्लेस हो चुके हैं। नुकसान दोनों साइड्स पर हो रहा है, बड़ा ब्रूटल नुकसान हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें ये बताया जाता था कि अमेरिका नंबर 1 मिलिट्री पावर है, फिर इजराइल है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, फिर इनकी सारी बेसिस, इन सब को एक मुल्क लड़ा हुआ है और उसका नाम है ईरान। इस जंग में हमें अमेरिका की पावर नज़र नहीं आई, ना ही इजराइल की। इस जंग में हमें पावर नज़र आई है तो ईरान की नज़र आई है कि अकेले इसने इन सब को छठी का दूध याद दिला दिया है और इन सब को चैलेंज कर दिया है, अपना नुकसान भी करवा रहा है, लेकिन इनकी जो कीमत है उसको इसने ख़तरनाक लेवल्स तक बढ़ा दिया है। जितना ये पैसा लगा रहे हैं इंटरसेप्टर्स पर और ओवरऑल डिप्लॉयमेंट पर, अपनी मूवमेंट्स पर, ऑब्वियसली उसके लिए ईंधन दरकार होता है, फायर पावर दरकार होती है, आपको म्यूनिशंस यानी बॉम्ब्स की सप्लाईज चाहिए होती हैं। वो तेज़ी से यहाँ पर ज़ाया हो रही है, लेकिन किसके लिए, क्या कॉज थी वो हमें भी नहीं पता कि क्या ऑब्जेक्टिव है यूएस का, कि इजरायली मफादात का तहफ़्फ़ुज़। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आने वाले दिनों में आप डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऐलान सुनेंगे कि हम जंग जीत गए और इसको अब हम ख़त्म करने जा रहे हैं, इट्स ओवर नाउ, या आपके ख्याल में इस जंग को मज़ीद तवील किया जाएगा और पूरी दुनिया में मज़ीद तबाही लाई जाएगी? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।